हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के विषय इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का डिस्कशन करेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर का डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहां पर से देख सकते हैं। आप लोगों से विनती है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग से एक और विनती है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर का PDF कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। तो चलिए पहले मेजनी का योगदान देखते हैं। मेजनी एक सफल साहित्यकार के साथ साथ एक योग्य सेनापति भी था, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। अनेक असफलताओं के बावजूद उसने हार नहीं मानी। 1848 में यूरोपीय क्रांति के दौर में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली का राजनीति में सक्रिय हो गया। अगर हम लोग मेजनी के बारे में और बातों को जानें तो मेजनी का जन्म 1805 के जिनेवा नगर में हुआ था। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था 1831 में मार्सेई में, और 1834 में बर्न में यंग यूरोप का स्थापना किया था। मेजनी कार्बोनरी का सदस्य भी रह चुका है। कार्बोनरी का स्थापना 1810 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं काउंट काबूर का योगदान। तो काउंट काबूर का योगदान के बारे में है कि पीडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी था और इटली का एकीकरण चाहता था। इस काम को करने के लिए उसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री चुना। और याद रखिएगा, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री 1852 ईस्वी को बनाया गया था। काउंट काबूर सफल राजनीतिज्ञ एवं कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है। उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली। उसकी ओर से 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा की। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया था। तो यह भी याद रखिएगा कि क्रीमिया का युद्ध 1853-54 ईस्वी को हुआ था। और काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं गेरिबाल्डी का योगदान। तो कहा गया है गेरिबाल्डी महान क्रांतिकारी था। वह सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के राज्यों के एकीकरण के प्रयास में था। पहले तो वह मेजनी के समर्थक था, किंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। इटली की ओर से गेरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। अंततः मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी के मिले जुले प्रयासों से 1871 तक इटली का एकीकरण संभव हो सका। और यह भी याद रखिएगा कि इटली का मसीहा मेजनी को कहा जाता है, इटली का तलवार गेरिबाल्डी को कहा जाता है और इटली का कूटनीतिज्ञ काउंट काबूर को कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। अर्थात जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। तो
चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। बोला कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नई नीति अपनाई थी, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है। बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासन का समर्थक था। वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। उसे संसद, संविधान और लोकतंत्र के आदर्शों से घृणा थी। उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है। उसने क्रांतिकारी और उदारवादियों की कटु आलोचना की। उसकी कूटनीति सफलता थी कि उदारवादी और कहरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रशा को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। उसका दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन परिषद से बाहर निकालना था, क्योंकि एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। साथ ही वह जर्मनी को यूरोप के सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। उसने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीति माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस से मित्रता करना चाहता था। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट में संधि हुई। इस संधि को फ्रैंकफर्ट की संधि भी कहा जाता है। इससे संपूर्ण जर्मनी क्षेत्र एक साथ मिल गए और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो यह भी बात याद रखिएगा कि बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने 1862 ईस्वी में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तारीख है 1862 तारीख है। और यह भी याद रखिएगा कि बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए 3 लड़ाइयाँ की थी। पहला डेनमार्क के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरा फ्रांस के साथ। डेनमार्क के साथ लड़ाई 1864 ईस्वी में किया गया था। ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई 1866 में किया गया था, जिसे सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है। और फ्रांस के साथ लड़ाई 1870 ईस्वी में किया था, जिसे सीडौन का युद्ध भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राष्ट्रवाद के उदय और प्रभावों की चर्चा करें। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था और राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर उठा दी, जिसके कारण अनेक छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ। बाल्कन जैसे क्षेत्र के छोटे राज्य एवं जातियों के समूह में भी राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में तो राष्ट्रवाद इतनी कट्टरता से उभरा कि यह एक दूसरे से द्वेष करने लगे। यह राष्ट्रवाद का एक नकारात्मक पक्ष था, अर्थात यह राष्ट्रवाद का विरोध करता था। औद्योगिक क्रांति की सफलता ने भी कट्टर राष्ट्रवादिता को हवा देने का काम किया, अर्थात राष्ट्रवाद को फैलाने में औद्योगिक क्रांति का भी कुछ योगदान है। यह बड़े साम्राज्यवाद सर्वप्रथम एशिया और बाद में अफ्रीका को अपना निशाना बनाने लगे। इसके लिए इनमें अनेक युद्ध भी हुए। जो जितना शक्तिशाली था वह उतना ही बड़े भाग पर कब्जा जमा बैठा। इन उपनिवेशवादियों ने जहां अपनी जड़ जमाई वहां उन्होंने खुलकर शोषण किया, अर्थात जो जितना बलवान था वह उतना क्षेत्र पर कब्जा किया। उपनिवेशों से उन्हें 2 चीज़ आसानी से मिली। पहला, एक तो उद्योगों से कच्चा माल मिलने लगा और दूसरी यह कि तैयार माल का बाजार भी हाथ में आ गया। भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड में युद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1830 की जुलाई क्रांति का विवरण कीजिए, अर्थात 1830 की जुलाई क्रांति के बारे में टिप्पणी देना है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है
कि 1828 में लुई 18वां की मृत्यु के पश्चात उसका भाई चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा। तो याद रखनी है कि लुई 18वां की मृत्यु 1828 में हुआ था। लुई 18वां को गद्दी पर मेटरनिक ने बैठाया था। चार्ल्स दसम क्रांति का घोर शत्रु था, अर्थात यह राष्ट्रवाद का विरोध करता था। वह राजा के देवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। वह पुरातन व्यवस्था को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहता था, मतलब कि पुरानी वाली व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहता था, जिस प्रकार मेटरनिक का सोच था। वह चर्च की महानता का प्रबल समर्थक था। जनता इस नए राजा से जितनी घृणा करते थे, कुलीन लोग उतना ही उसका आदर करते थे। वास्तव में चार्ल्स दसम का घोर प्रतिक्रियावादी चरित्र और सामंतों, कुलीन तथा पादरियों के प्रांत उसके भारी पक्षपात ने फ्रांस के जुलाई 1830 की क्रांति के द्वार पर ला खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि इस क्रांति में विद्यार्थी, सैनिक, मजदूर सब क्रांति के मार्ग पर बढ़ गए। मतलब इस क्रांति में विद्यार्थी, सैनिक, मजदूर सभी लोग शामिल थे। इस क्रांति का नेतृत्व एक बूढ़ा व्यक्ति जो नेता थे लफायते ने किया था। तो याद रखिएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर लफायते हो जाएगा। विरोध के फलस्वरूप चार्ल्स दसम को सिंहासन छोड़ना पड़ा। इस प्रकार क्रांति सफल हुई और चार्ल्स का शासन समाप्त हो गया। जुलाई क्रांति में मध्यम वर्ग की विजयी थी, जिसने संवैधानिक घोषणा पत्रों के दोषों को दूर किया और कुलीन तथा धर्म गुरुओं का शासन समाप्त किया। इसी वर्ग में 1789 की महान क्रांति का संचालन किया था, अर्थात मध्यम वर्ग ने ही 1789 की फ्रांस क्रांति का संचालन किया था। और इसी वर्ग ने 1794 में मजदूरों के बढ़ते हुए प्रभाव से क्रांति की रक्षा की थी। 1815 से 1830 के बीच विशेषाधिकार वर्ग की चेष्टा से इसी वर्ग के हित में खतरा उत्पन्न हो गया था। तो याद रखिएगा कि मेटरनिक का समयकाल 1815 से 1848 तक था और क्रांति का समय 1830 से 1848 तक था। मेटरनिक का पतन मार्च 1848 में हुआ था। मेटरनिक का एक मूल मंत्र था, शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। मेटरनिक का एक नारा प्रसिद्ध है कि जब फ्रांस छिकता है तो समस्त यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह नारा जुलाई 1830 की क्रांति के बाद दिया था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर बाकी देशों ने भी निरंकुश शासक के प्रति विद्रोह करने लगे। आगे है अतः मध्यम वर्ग पुनः अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय हुआ। उसने प्रतिक्रियावादी शासकों को भागने पर विवश कर दिया और श्रमजीवी वर्ग को चुप करके शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली। तो इस तरह से फ्रांस में निरंकुश शासक का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। इसका आंसर है कि जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना जग गई। यूनान यूरोपीय सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि यूरोपीय सभ्यता का जननी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा यूनान को। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसकी जवाब आपको कमेंट में देना है। सभी यूनानियों का धर्म और उनकी जाति संस्कृति एक थी। साथ ही प्राचीन यूनान सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि के क्षेत्र में न केवल यूरोप का वरन पूरे विश्व का जनक था। मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में यूरोप प्रथम स्थान पर था। इसके बावजूद भी वह उस्मानिया साम्राज्य के एक अंग के रूप में जाना जाता था।
अर्थात इसका विस्तार नहीं हो सका। अंततः तुर्की के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गया। आंदोलन में मध्य वर्ग का सहयोग मिलने लगा, जो काफ़ी उस समय शक्तिशाली था। यूनान की स्थिति तब और विकट हो गई जब तुर्की ने यूनानी आंदोलनकारी को एक एक कर दबाना शुरू कर दिया। 1821 ईस्वी में यूनानियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। रूस तो यूनानियों के पक्ष में था, लेकिन ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण वह खुलकर सामने नहीं आ सका। लेकिन जार निकोलस के समर्थन मिलने पर एक प्रकार से संपूर्ण यूरोप से यूनान को समर्थन मिलने लगा। यूनान और तुर्की में युद्ध छिड़ गया और अनेक देश यूनानियों के पक्ष में आ गए। तो इस प्रकार यूनान का विजय हुए। तो बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर साम्यवाद और समाजवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए और माता पिता के सपने को पूरा कीजिए।